Welcome back to the Learning Access. So today we are going to discuss that types of reactions. In last lecture we have discussed about chemical reactions, equations and about balancing also. वहां पे हमने कुछ ऑब्जर्वेशन भी देखी. अब हम उन रिएक्शंस को फर्दर डिवाइड करेंगे 5 पार्ट्स में और ये सारी रिएक्शंस आपको सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर को समझने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है वहां पे आपको रिएक्शन ही रिएक्शन करनी है. सो अगर आपको ये समझ आ जाती है और आई होप कि आएंगी भी, तो आपको हर रिएक्शन को इजी होगा ऑब्जर्व करना और उसको समझना. सो अब हम देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन क्या करती है, उसका मोटिव क्या है, वहां पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, किस कंपाउंड का क्या रोल है. तो there are 5 types of reactions which are following as: first one is combination reaction, second decomposition reaction, third displacement reaction, fourth double displacement reaction and fifth one is oxidation and reduction reaction. So इन reactions को हम step by step समझेंगे with examples और देखेंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट किस किस रिएक्टेंट से बन रहा है. So for the very first reaction which is a combination reaction, ये नाम से ही ना हमें क्लियर हो रहा है. कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज का जुड़ना होगा या ऐड होना होगा, क्योंकि यहां पे जो वर्ड है वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मतलब कंबाइन करना, कंबाइन करना और समथिंग ऐड करना. सो इन दोनों चीजों से हमें पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐड होगा. क्या ऐड होगा, कैसे ऐड होगा और उससे क्या बनेगा, ये तो हमें पता है कि रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा. तो सेम एज दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, लेकिन प्रोडक्ट कितने बनेंगे, सिर्फ एक. सो यही देखना है हमने यहां पे. फॉर जनरल एग्जांपल, व्हेन ए रिएक्ट्स विद बी इट फॉर्म्स ए बी. सो ये हमारे पास कोई दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, कोई दो कंपाउंड भी हो सकते हैं. सो कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड आपस में जब क्या होंगे, मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद वो क्या बनाएंगे, एक न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म्स H2O विच इज अ वाटर मॉलिक्यूल. इसने एक मॉलिक्यूल बना दिया है वाटर का. लेकिन हमें यहां पे क्या ऑब्जर्वेशन मिली है कि ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है. When element add with another element, it forms single compound. It forms single compound. Otherwise, अगर हम compound की बात करें, when one compound react with another compound, it forms new one. मतलब कोई नया compound बनेगा. So जब element के साथ mix होगा तो तब हमारे पास बनेगा compound. जब हमारे पास कंपाउंड प्लस कंपाउंड मिक्स करेंगे तब हमारे पास कोई न्यू कंपाउंड बनेगा, ठीक है. तो यहां पे कंपाउंड का कोई ये जरूरी नहीं है कि दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है. तो हमारे पास हमें ये पता लगा कि जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स हो रहा है या तीसरे एलिमेंट के साथ मिक्स हो रहा है, वो हमें क्या देगा, एक न्यू प्रोडक्ट देगा. न्यू प्रोडक्ट हमारा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिजल्ट. इज दैट क्लियर? कि हमें ये पता लग जाएगा कि जब भी कोई चीज आपस में ऐड करेंगे और वहां से हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एक एग्जांपल हम और करते हैं. सो यहां पे मेरे पास एक एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O. अब मैंने क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स करवाना है. तो मेरे पास ये कंपाउंड है, तो एक कंपाउंड ये रहा, एक कंपाउंड ये रहा. तो मेरे पास कुछ नया जो चीज बनेगी वो भी कंपाउंड ही बनेगी, लेकिन एक ही प्रोडक्ट बनेगा. उस प्रोडक्ट को कुछ नाम दूंगा मैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. सो यहां से मेरे पास ये प्रोडक्ट बन चुका है. किस वजह से, कोई दो अलग अलग कंपाउंड थे, ठीक है. और इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड का नाम है, इस रिएक्टेंट में इस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड एंड क्विकलाइन.
quick line. Then it forms calcium hydroxide, calcium hydroxide, or name as slaked lung plus heat. अब यहां पे मैंने हीट क्यों लिखा? Whenever calcium oxide react with hydrogen oxide or water molecule, it forms calcium hydroxide. Then it also release some energy in the form of heat. So यहां पे दो रिएक्शंस का पता लग जाएगा. पहली तो हमें क्या पता लगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और कौन सी रिएक्शन थी ये? हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में किया था कि जहां पे हमें एनर्जी रिलीज होती हुई दिखेगी, यहां जहां पे हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती हुई दिखेगी, वो कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो अभी आपको समझ आ जाएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं. यहां पे एक एग्जांपल आपको कंबशन रिएक्शन में भी दी हुई होगी, बुक में आपकी दी होगी कि व्हेनेवर कार्बन रिएक्ट विद O2 इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां पे भी कुछ एनर्जी निकल रही है. ठीक है. अगर पॉल्यूशन की बात करें तो मीथेन गैस जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तब वहां पे क्या कौन सी गैस निकलती है? CO2. और वहां पे भी कौन सी रिएक्शन होगी? कंबशन रिएक्शन. सो ये हमारी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब हम सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं जो हमारी है डीकंपोजिशन रिएक्शन. सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन. सो अभी हमने क्या किया था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इट मींस एडिशन ऑफ समथिंग, एडिशन ऑफ टू कंपाउंड्स, एडिशन ऑफ टू एलिमेंट्स विच फॉर्म न्यू प्रोडक्ट. अब यहां पे डीकंपोजिशन का मतलब है स्प्लिट अप. स्प्लिट अप मतलब कोई चीज ब्रेक होगी. इट मींस ब्रेकिंग ऑफ समथिंग. इट मींस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. और यहां पे कोई एक कंपाउंड होगा जो कंपाउंड फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. जैसे कि मान लो मेरे पास ये कोई एक कंपाउंड है. अब मैंने यहां पे कुछ एनर्जी लगाई. अब वही तो बात है ना कि कैसे अलग होगा? कुछ ना कुछ प्रेशर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, या कोई ऐसी चीज लगानी पड़ेगी जिससे ये टूट जाए. जैसे कि मान लो मैंने रेजिस्टर को क्या करना है? ब्रेक करना है. तो ब्रेक करने के लिए मेरे को एनर्जी यूज करनी पड़ेगी. सो सेम एज दैट डीकंपोजिशन रिएक्शन में जब भी हमें कोई चीज को ब्रेक करना होगा, किसी कंपाउंड में बॉन्ड्स को क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा. वहां पे हम कोई ना कोई एनर्जी लगाएंगे. वो एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, सनलाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकती है. इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकती है. ठीक है. ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमारा मोटिव है इसको समझना कि व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. सो मैंने ए बी कंपाउंड लिया. वहां पे इनमें से तीनों में से कोई एक मैंने एनर्जी लगा ली. जब एनर्जी लगाई तो ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए. सो दिस इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन. जब भी किसी कंपाउंड को मैं ब्रेक करूंगा आगे फर्दर पार्ट्स में, वो किस रिएक्शन में काउंट होगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन में. क्योंकि वहां पे किसका ब्रेकेज हो रहा है? बॉन्ड्स का ब्रेकेज हो रहा है. तो ब्रेकेज होना किसकी वजह से पॉसिबल था? किसी एनर्जी की वजह से. किस फॉर्म में? या तो हीट की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में, या सनलाइट की प्रेजेंस में, और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में. ठीक है. अभी हम कोई एग्जांपल लेते हैं. मान लो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3. कैल्शियम कार्बोनेट. अब मैंने क्या करना है? इसको ब्रेक करवाना है. ब्रेक करवाने के लिए क्या करूंगा? मैं हीट का यूज करूंगा. दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीट. सो ये हमारे पास हीट है. अभी मैंने हीट लगाई, एनर्जी लगाई, तो इसके बॉन्ड्स को मैं ब्रेक करना शुरू कर दिया. जब ये ब्रेक हो गए तब ये कौन सी फॉर्मेशन बन जाएगी? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. मतलब यहां पे मेरे पास क्या बनेगा? क्विक लाइन. अभी हमने ऊपर बनाया था, यूज किया था, प्लस हमारे पास कौन सी गैस बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो ये कहां से पॉसिबल हुआ? जब मैंने हीट प्रोवाइड करवाई.
जब मैं हीट प्रोवाइड करवा रहा था तब कंपाउंड का जो हमारे पास बॉन्ड्स थे वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए। ब्रेक होने से वो अलग अलग हो गए, स्प्लिट आउट हो गए। वही सेम बात, ए बी कोई कंपाउंड था, कोई हीट लगाई, वो अलग अलग हो गए ए और बी में। सो यहां से हमें किस रिएक्शन के बारे में पता लगेगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन में। आपकी बुक में एक थर्मल वर्ड का यूज किया हुआ है, थर्मल। थर्मल वर्ड किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है। सो जहां पे आपको हीट एनर्जी दिखेगी, सो वहां पे हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो जिसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वहां से भी हमें हीट मिल रही है कि जहां पे भी कोई एनर्जी लगाएंगे और वो एनर्जी की वजह से कंपाउंड कोई 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, उस रिएक्शन हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो ये सेकंड रिएक्शन थी। अब यहां पे क्वेश्चन एक बन रहा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन से दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑपोजिट टू द डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में ये आपके एग्जाम में हर बार आता है, हर बार। यहां पे मैंने क्या किया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 कंपाउंड्स लिए या 2 एलिमेंट्स लिए, वो क्या हो गया, एक न्यू प्रोडक्ट बन गया, जो ज्वाइन कर लिया एक दूसरे को। जो सेकंड रिएक्शन थी वहां पे मैंने क्या किया, एक कंपाउंड लिया, वहां पे कोई एनर्जी लगाई, एनर्जी लगाने के बाद क्या हुआ, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए। सो दोनों रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है, यहां पे एडिशन हो रही है और यहां पे ब्रेकिंग हो रही है। किसकी, कंपाउंड की। यहां पे कंपाउंड बन रहा है, किससे बन रहा है, 2 अलग अलग एलिमेंट से। यहां पे कंपाउंड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। किसमें एक ब्रेक हो रहा है, अलग अलग एलिमेंट्स में, अलग अलग कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है। सो ये क्या है, डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में काफी बार आ चुका है और एग्जाम में भी काफी बार आ चुका है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। सो इसको याद करना और इसको लर्न करना मत भूलना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ। सो व्हाट इज द थर्ड रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, क्योंकि फिजिक्स नहीं कर रहे हम केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी की प्लेस को चेंज करना और उसकी जगह ले लेना, क्योंकि केमिस्ट्री में यही है, जो ज्यादा डोमिनेट है, जो ज्यादा पावरफुल है, वो दूसरे वाले को क्या करता है, दबा देता है। जैसे कि क्लास में हम क्या करते हैं, मॉनिटर क्या करता है, कई बार ऐसे मॉनिटर भी होते हैं क्या फालतू में किसको खड़ा कर देते हैं, डोमिनेंसी दिखा रहे हैं अपनी। सो सेम वही चीज यहां पे होगी कि कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड में से कोई एलिमेंट क्या करेगा, किसी को डिस्प्लेस करेगा, मतलब उसकी प्लेस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा और अपनी जगह वहां पे ले लेगा। कैसे, मान लो मेरे पास यहां पे कोई कंपाउंड है और यहां पे भी कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट के साथ अब क्या होगा रिएक्शन में, वो चेंज हो जाएगा ए के साथ। अब प्लेस किसकी चेंज हुई, सी की। सी ने किसकी प्लेस चेंज की, बी की। क्योंकि सी ज्यादा पावरफुल था, सी मॉनिटर था क्लास का, तो मॉनिटर ने क्या किया, इंचार्ज को शिकायत लगाई कि ताकि वो इस प्लेस पे आ सके, या फिर वो ज्यादा मार्क्स लेके आया और इसको बी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब इसको हम केमिकल टर्म में समझेंगे, केमिस्ट्री की टर्म में समझेंगे कि इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल displace less reactive metal then the displacement reaction occurs। ये क्या बोल गया मैं, कि कोई मेटल है, ठीक है, तो मेटल किसी मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। वो क्यों करेगा, वो तभी कर पाएगा ना जब वो स्ट्रांग होगा, जब उसके पास पावर होगी। जैसे कि मान लो कोई 2 रिच पर्सन है, एक पुअर पर्सन है, तो वो 2 रिच वाले हैं, जो पुअर पर्सन को क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। सो यहां पे हमने क्या देखा, पावरफुल स्ट्रेंथ देखी, उसकी पावर देखी। सो सेम वही बात, सी के पास पावर ज्यादा थी, उसने किसको डिस्प्लेस किया, बी को डिस्प्लेस किया।
अब हमने इस टर्म को केमिकल टर्म में और स्पेसिफाई करना है कि कैसे हम इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो यहां पे आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ लिखा है। ये क्या चीज है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे ना मेटल्स हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर द मेटल्स। सो ये मेटल्स कुछ इस तरह से लिखे हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको समझ आ जाए, या पावरफुल और जो पुअर हैं उनके बारे में आपको पता लग जाए। यहां पे कुछ नाम लिखे हैं मैंने, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सो दीज आर द मेटल्स। अब साथ में इनके क्या लिखा है मैंने? ये सिंबॉलिक फॉर्म कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम को के साथ, सोडियम को Na के साथ। अब उसके बाद जो लाइन है ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, इसी को हमने याद करना है, क्योंकि बाकी हमें फालतू की बातें, पढ़ाई वाली बातें समझ नहीं आती, तो अच्छी बातें समझ आती हैं। कौन सी अच्छी बातें? ये वाली अच्छी बातें, अच्छी बातें। सो ये वाली अच्छी बातें हमारे काम आएंगी और समझाएंगी हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छी बातें क्या है? सो इस सीरीज को हमने याद करना है। ये सीरीज का नाम क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। सो यहां पे हमने क्या किया कि रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना है कैसे और याद रखना है कैसे। सो ट्रिक ये है, करीना ने केक मांगा, आलू जैसा फालतू सब पड़ा है, काटा हुआ आगे आते। सो एक लाइन बन गई और ये लाइन हमें अच्छी तरह से याद भी हो जाएगी। करीना कपूर है, केक मांग रही है भाई, केक मांग रही है कैसा? आलू जैसा। लेकिन जब देखा उन्हें उसने आगे जाके तो सब कुछ फालतू पड़ा था। तो ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। करीना ने केक मांगा आलू जैसा, फालतू सब पड़ा है काटा हुआ आगे आते। सो वो पार्टी में भी गई, पार्टी में जाने के बाद क्या हुआ? उसने सब देखा सब कुछ फालतू पड़ा हुआ है और काटा हुआ है, तो उससे पहले ही सब कुछ हो चुका था। सो यहां पे मेरा मोटिव क्या था ये बताने का, जब भी हम ऊपर से नीचे को आएंगे, ऊपर से नीचे को आएंगे, तब क्या होगी? स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मान लो पोटेशियम बहुत ज्यादा पावरफुल है, सबसे वीक कौन हुआ? गोल्ड वीक हुआ। पोटेशियम से वीक कौन? सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अप टू सो। सो आपने अगर ये सीरीज याद कर ली तो आपको यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी भी मिस्टेक की कोई भी परसेंटेज नहीं दिखाई देगी, 1% भी एरर नहीं होगा। सो आपने याद रखना है, करीना ने केक मांगा आलू जैसा, फालतू सब पड़ा है काटा हुआ आगे आते। ठीक है, अब हम एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे हमें किसी चीज को डिस्प्लेस करना है। अभी मेरे पास क्या है? एक कंपाउंड है CuSO4 प्लस Fe। ओके, अब इसने रिएक्ट कर लिया इस कंपाउंड के साथ, तो यहां पे क्या चीज बन गई? FeSO4 प्लस Cu। इट मींस कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, इट फॉर्म्स फेरस सल्फेट, सॉरी आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये कैसे हुआ? इसने किसको डिस्प्लेस किया? कॉपर को डिस्प्लेस किया। कैसे किया? अभी हमने जो लाइन को सीखा है, जो अच्छी बातें सीखी हैं, वहां पे हमने आयरन की पहले पोजीशन देखनी है। कहां पे? आयरन की पोजीशन ये रही। अब कॉपर की पोजीशन देखते हैं। कॉपर की पोजीशन कहां है? ये रही। तो यहां पे डोमिनेट कौन हुआ? डोमिनेट कौन कर रहा है किसे? आयरन किसको कर रहा है डोमिनेट? कॉपर को, क्योंकि आयरन की स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है, और रिच पर्सन है और ये पुअर पर्सन है। तो रिच पर्सन किसको डोमिनेट कर रहा है? कॉपर को। तो आयरन ने किसको डोमिनेट कर दिया? कॉपर को डोमिनेट कर दिया और उसकी जगह ले ली। ठीक है, और कॉपर को बाहर निकाल दिया। अब यहां पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन व्हाट इट फॉर्म्स एंड व्हाट हैपन। आपकी लेबोरेटरी में जब आपको टीचर्स क्या करवाएंगे कि कोई एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कुछ इस तरह का, जब भी हम कॉपर सॉल्यूशन को आयरन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब ये ब्लू कलर से चेंज होता है ब्राउन कलर में। ठीक है,
क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ये प्लेस चेंज कर रहा है। प्लेस चेंज करने से क्या होगा? उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा तो हमारी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हो जाएगी। और यहां से हमें क्या पता लगेगा कि सीरीज में जितने भी मेटल्स हैं उनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, पोजीशन को चेंज करना था, चेंज ऑफ पोजीशन। किसकी पोजीशन? मेटल्स की पोजीशन। सो मेटल की पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड हो रही है? रिएक्टिविटी के ऊपर। सो जब मैंने देखा कि रिएक्टिविटी कौन सी, अच्छी बातों वाली रिएक्टिविटी, अभी हमें सभी याद रह जाएगा कि करीना ने केक मांगा था आलू जैसा, लेकिन सब कटा हुआ मिला आगे आते। ठीक है, सो ये आपने याद रखनी है रिएक्टिविटी सीरीज, इसलिए मैंने यहां पे लिख दी थी ताकि आप नोट कर लो। अब हम चलते हैं फोर्थ रिएक्शन पे। कहां पे? फोर्थ रिएक्शन पे। सो फोर्थ रिएक्शन हमारी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल का मीनिंग समझ आ जाएगा कि दो बार। डिस्प्लेसमेंट का हमने अभी किया है, चेंज ऑफ पोजीशन, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है क्योंकि यहां पे कुछ अलग है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट कुछ ये होगा कि किसी दो कंपाउंड में से कोई दो एलिमेंट्स चेंज होंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक कंपाउंड है AB और दूसरा कंपाउंड है DC, और जब इन्होंने क्या किया, आपस में रिएक्शन की, तो यहां पे क्या बन गया? AC प्लस BD। इसकी प्लेस भी चेंज हो गई और किसकी प्लेस चेंज हो गई? C की प्लेस चेंज हो गई। ठीक है, तो यहां पे अब मैंने क्या नोट किया कि कोई दो चीजें क्या हो रही हैं? डिस्प्लेस हो रही हैं। डिस्प्लेस होने से मतलब उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब वो पोजीशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है? यहां पे जो भी चीज डिस्प्लेस हो रही है वो है हमारे पास आयंस। वो आयंस, वेदर इट इज अ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, वो कोई भी हो सकते हैं। पॉजिटिव चेंज हो जाएगा दूसरी साइड पे और नेगेटिव भी चेंज होएगा दूसरी साइड पे। अब हम इसकी एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। हमने 9th क्लास में इन सभी के बारे में पढ़ लिया था कि पॉजिटिव किसके ऊपर है, नेगेटिव किसके ऊपर है। तो यहां पे ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पे ये आयंस है। ठीक है, तो द स्टेटमेंट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज in which compounds having positive or negative ions, when ion exchange their positions, it forms double displacement reactions or double displacement reaction takes place. So यहां पे मेरे पास क्या हुआ? मेरे पास एक सिल्वर क्या है? नाइट्रेट प्लस NaCl। जब इन्होंने रिएक्शन की आपस में, तब मेरे पास क्या मिला? ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिला? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट। तो यहां पे मैंने क्या देखा? ये चला गया यहां पे और क्लोरीन चला गया यहां पे। सो आयंस चेंज हो गए। ठीक है, आयंस चेंज हो गए। ठीक, अभी आयंस चेंज होने से हमें क्या पता लगा? वो भी दो आयंस चेंज हुए। कौन सी रिएक्शन होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दो हो रहे हैं, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे आयंस चेंज होने के बाद हमें क्या पता लगा कि कौन सी रिएक्शन होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये हमारे पास PPT एज ए कंपाउंड, सॉरी एज ए प्रोडक्ट बन जाते हैं, और PPT मींस इनसॉल्युबल सब्सटेंस। सो यहां पे मेरे पास सिल्वर क्लोराइड के, अभी हमने देखा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो आयंस चेंज हो गए। ठीक है, कौन कौन से? ये वाले। सेम एज दैट फर्दर और कोई रिएक्शन आपके पास आएगी, वहां पे भी क्या होगा? आपके पास दो आयंस चेंज हो गए। कौन सी रिएक्शन होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब भी आप आयंस चेंज होते हुए देखोगे, तब आप कौन सी एग्जांपल सोचोगे या कौन सी रिएक्शन सोचोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आया? तो यहां पे हम कि देख सकते हैं कि जब भी आयन डिस्प्लेस हुआ तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। सो द लास्ट reaction is oxidation and reduction, and it is the most important reaction
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर फर्दर क्लासेस और आपकी हायर स्टडीज के लिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन, कि ये कब होंगी, कैसे होंगी। जब हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, यहां पे हम जब भी रिएक्शन देखेंगे तब क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट है रिडक्शन में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन कब होगा, जब उसमें ऐड करेंगे ऑक्सीजन और यहां उस रिएक्शन में से रिमूव करेंगे हाइड्रोजन को। अगर रिडक्शन की बात करें, वहां पे ऐड कौन होगा, हाइड्रोजन, रिमूव कौन होगा, ऑक्सीजन। सो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों एक ही रिएक्शन में हो जाए, ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो yes, it is possible that it can occurs in one reaction. Both are occur in one reaction. वो भी देखते हैं हम कैसे। So जब भी दोनों रिएक्शंस आपस में एक ही रिएक्शन में क्या होंगी, वहां पे हमें ऑब्जर्व होंगी कि वहां पे इनका जो प्रोसेस चल रहा है, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स नाम कैसे आया, रिडॉक्स नाम आया रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो यहां से मेरे पास RED आया और यहां से मेरे पास ऑक्स आया, जिसकी वजह से मेरे पास क्या बना, रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पे हम एग्जांपल देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की और रिडॉक्स की, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, Cu प्लस H2 को रिएक्ट करवा रहा हूं आपस में। जब मैंने ये रिएक्शन करवाई तो मेरे पास क्या बन गया, Cu प्लस H2। अब हम कैसे नोट करें कि ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ये क्या है। मैंने अभी बोला था, whenever the addition of oxygen or removal of hydrogen takes place, then it forms oxidation reaction, or whenever addition of hydrogen takes place and removal of oxygen takes place, it forms reduction reaction. So अब हम ट्राई करते देखते कि कॉपर ऑक्साइड से क्या बन चुका है, कॉपर बन चुका है। सो यहां से रिमूव कौन हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ। जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा भाई। अब रिडक्शन होने के बाद जब मैंने नेक्स्ट पॉइंट पे देखा कि हाइड्रोजन के साथ कौन ऐड हो चुका है, हाइड्रोजन के साथ कौन ऐड हो चुका है, तो यहां पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन। क्या आएगा, ऑक्सीडेशन। सो अभी मैंने क्या देख लिया कि एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है और एक ही रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो जब दोनों चीजें एक ही रिएक्शन में हो रही है तो उस रिएक्शन को भी हमने क्या बोला था, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अभी आपको पता लग जाएगा या पता लग गया होगा कि कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में। हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड में। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज oxidation. When both are takes place in a one reaction, it means it is also known as with another name, that is redox reaction. अभी आपको ये टर्म्स पता लग गई कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको कह रहे हैं। इसके बाद यहां पे दो टर्म्स और आ रही हैं और उन टर्म्स का मैं नाम लिख रहा हूं, दैट इज फर्स्ट वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अभी ये क्या बोला है भाई कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पे डीलर कहां से आ गए, एजेंट का मतलब हम तो डीलर ही समझते हैं भाई, अब तक तो डीलर ही समझा था, लेकिन अब हम देखेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट।
सो यहां से हम समझते इन दोनों का हम क्या करेंगे, पहले इसको समझते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हमने ऑक्सीडेशन समझ लिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उसका जो ऑपोजिट था वो रिडक्शन में था। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? जब भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या करेंगे, बताएंगे कि यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वहां पे जो सब्सटेंस होगा, कोई भी सब्सटेंस है एक्स वाई जेड, जब वो क्या करेगा, डोनेट करेगा ऑक्सीजन और रिमूव करेगा हाइड्रोजन। क्या करेगा? रिमूव करेगा हाइड्रोजन, देन इट इज नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे, वहां पे क्या होगा, वो डोनेट करेगा हाइड्रोजन और रिमूव करेगा ऑक्सीजन। तो इन दोनों बातों को समझते हैं, इसका क्या मतलब है। एक रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन से आपको समझ आ जाएगा इजीली कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है क्या। मान लो मेरे पास अभी क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस एंड इट फॉर्म्स कॉपर प्लस H2O। सो पहले तो मेरे को ये पता लगा कि जब मैं कॉपर ऑक्साइड से कॉपर जा रहा हूं तब क्या होगा, रिडक्शन होगी। क्या होगा? रिडक्शन होगी, क्योंकि रिमूवल किसका हो चुका है, ऑक्सीजन का। जब मैं हाइड्रोजन से कहां जा रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल के पास, मतलब क्योंकि उसके पास क्या ऐड हो चुका है, ऑक्सीजन हो चुका है, तो यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और टोटल ऑल ओवर रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमने ये यहां पे फाइंड आउट करना है कि यहां पे डीलर कौन है और वो कैसे रिमूव और डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे जब रिडक्शन होगी, जब क्या होगी, रिडक्शन होगी, किस कहां से कहां तक रिडक्शन हुई, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर। ठीक है, तो इस रिडक्शन होने की वजह से हमें एक और चीज मिल रही है कि यहां से कौन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना, यस और नो। तो रिमूव हो रहा है या ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, इसने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड ने, कॉपर ने क्या कर दिया, अपना जो ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन को दे दिया। जब ये वाला कंपाउंड डोनेट करेगा ऑक्सीजन को, तब अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। सो इस रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड। आई रिपीट कि कॉपर ऑक्साइड की वजह से इस कंपाउंड ने अपना जो ऑक्सीजन था वो किसी और को दे दिया। किसी को दे दिया, वो हमें कुछ लेना देना नहीं है। अभी हमें समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या। तो जब जहां पे रिडक्शन हो रही है वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे किसकी डोनेशन हो चुकी है या किसको दे दिया गया है, ऑक्सीजन को, किसी और को। किस लिए? ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। समझ आई बात? अगर ये ऑक्सीजन ना देता, क्या यहां पे ऑक्सीडेशन होती? नहीं होती। सो सेम एज दैट, अब जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास है हाइड्रोजन। सो यहां पे मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट ये क्यों है, ये बताओगे? अभी हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो इसकी वजह से कहां से ऑक्सीजन आया, यहां से ऑक्सीजन आया, तो रिमूव होके आया ना। तो रिमूव किसकी वजह से हुआ, हाइड्रोजन की वजह से। तो रिड्यूस कौन करवा रहा है, हाइड्रोजन करवा रहा है। किसको करवा रहा है, ऑक्सीजन को। कहां से, कॉपर ऑक्साइड से। सो इट मींस ऑक्सीडेशन तो हुई, लेकिन जहां पे ऑक्सीडेशन होगी वहां पे साथ में क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उस रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से वो ऑक्सीडेशन होगी। क्योंकि अगर मान लो रिड्यूसिंग एजेंट ना होता तो ये
ऑक्सीजन की डिमांड नहीं करता। अगर ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती तो हमारे पास क्या होता, ऑक्सीडेशन नहीं होती, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन में पहले पढ़ा है कि वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहां पे जहां रिडक्शन की बात करेंगे वहां पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहां पे ऑक्सीडेशन की बात करेंगे वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आई बात? तो यहां से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोला गया है। और एक ट्रिक और देख लेते हैं हम कि जहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन, और जहां पे आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिडक्शन रिएक्शन होगी, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन इट फॉर्म्स। सो यहां पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन इट फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सल्फर। अब मेरे को यहां पे क्या देखना है, पहले तो देखना है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन कैसे पता लगेगा, यहां से जब मैं गया यहां से जब मैं गया यहां पे, तो मेरे को देखने को क्या मिला कि यहां पे कौन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। तो जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तब कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब क्लोरीन के साथ कौन ऐड हुआ, क्लोरीन के साथ कौन ऐड हुआ, हाइड्रोजन, तब कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। अब हमने क्या चेक करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपके ऊपर है, आप कोई भी देख सकते हो। तो रिड्यूसिंग एजेंट मेरे पास कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड। कैसे, क्योंकि यहां से कौन रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन। तो जहां से रिड्यूस कौन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ही है और ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी ही ये है कि जहां पे रिमूव ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये डीलर का काम कर रहा है। डीलर क्या डील करवा रहा है, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहा है। किसके लिए रिमूव करवाएगा वो हम देखेंगे। सो यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हम देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां पे है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन क्यों है सर, क्योंकि क्लोरीन की वजह से ही जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होने लगा है। ठीक है, या उसकी क्या हो रही है, डोनेशन हो रही है, या उसको कोई दान में दे रहा है। किसकी वजह से दे रहा है, क्लोरीन की वजह से दे रहा है। तो क्लोरीन की वजह से हाइड्रोजन उसके पास आ चुका है। जब उसके पास आया तो किसकी एडिशन हुई, हाइड्रोजन की एडिशन हुई। जब हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो रिडक्शन होगी। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीडेशन। और वो ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुई, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। अब रिडक्शन किसकी वजह से हुई, क्लोरीन की वजह से। क्यों, क्योंकि इसने इसको रिमूव करवाने में हेल्प की है। सो जब क्लोरीन के साथ जाके HCl ऐड होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। और यहां पे क्लोरीन का रोल क्या है, वो क्या करवाएगा, यहां पे क्या करवाएगा, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग करवाएगा। बच्चे क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। क्यों करवाएगा, क्योंकि इसको ये चाहिए और इसको चाहने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, इसको ऑक्सीडाइज करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये देखा रिएक्शन में दैट हाइड्रोजन रिमूव्स फ्रॉम द सल्फर एंड इट फॉर्म सल्फर एंड विद हाइड्रोजन क्लोराइड। इट मींस कि सल्फर अलग हो चुका है, क्योंकि वहां से कौन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन। किसकी वजह से रिमूव हुआ, क्लोरीन की वजह से। सो जब रिमूव हो रहा है,
ठीक है, हाइड्रोजन तब कौन है, क्या करवा रहा है, वो रिडक्शन करवा रहा है, किसकी वजह से, ऑक्सीडाइजिंग की वजह से। और वहां यहां पे ऑक्सीडाइजिंग डीलर कौन है, एजेंट कौन है, क्लोरीन। ठीक है, सो अभी मेरे को लगता है कि आपको समझ आ जाएगा बहुत आसानी से। सो इसके बाद हम ऑक्सीडेशन और डेली लाइफ के रूटीन के बारे में क्या लिंक कंसर्न करते हैं वो देखेंगे। सो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली रूटीन। सो डेली रूटीन में हमारे पास हम क्या देखते हैं, फर्स्ट है हमारे पास जो इफेक्ट है वो है करोजन, सेकंड हमारे पास इफेक्ट है रेंसिडिटी। सो जो करोजन का मतलब क्या है और रेंसिडिटी मतलब क्या है, करोजन होता है मेटल्स के लिए, ठीक है, मतलब समझते हैं। रेंसिडिटी हमारे पास फूड्स के लिए, जो हमारे पास खाने वाली आइटम है, ठीक है। तो यहां पे हम पहले तो मतलब समझते हैं। हमारे घर पे बहुत सारी आयरन्स के मटेरियल है, ठीक है, जैसे कि आपका कोई मेन गेट हो गया, ठीक है, और आपकी ग्रिल्स हो गई हैं, तो वो किसकी बनी है, आयरन मेटल की। सो आपने देखा होगा उसके ऊपर हम कलर कर देते हैं। उसका रीजन क्या है, कलर हम करते हैं नॉट अ डेकोरेशन के लिए, सो डेकोरेशन तो एक अलग पॉइंट है, लेकिन हम करते हैं उसको सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब बारिश का मौसम आता है तो आयरन होता है जो वो खराब होने लगता है, उसको क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। सो इस आयरन वाली चीज को जंग किसकी वजह से लग रही है, ऑक्सीडेशन की वजह से, और उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, कोरोजन बोल रहे हैं। सो यहां पे हमने मतलब समझना है कि ऑक्सीडेशन से कैसे आयरन को जंग लगती है। पहले तो मैं एग्जांपल लेता हूं इसकी, तो एग्जांपल है मेरे पास दैट आयरन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, इट फॉर्म्स Fe2O3 डॉट XH2O। सर मतलब क्या है इसका, X का, H2O का, आयरन का, ये कैसे बन चुका है। तो बच्चे अब हमने देखना है कि जो ये चीज है, जब आयरन रिएक्ट होगा मॉइस्चर के साथ, मतलब नमी के साथ, मॉइस्चर में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, जहां यहां मैंने नोट किया है कि H2O, whenever metal react with water molecules it forms iron oxide with water crystallization। वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि इसमें वाटर की प्रेजेंस होगी, ठीक है। तो वाटर की प्रेजेंस के साथ ही हमारा जो आयरन है वो खराब हो जाता है, जंग लग जाती है, कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये चीजें रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स क्या करने पड़ते हैं, हमें उठाने पड़ते हैं कि ताकि हमारा जो आयरन की चीजें वो खराब नहीं हो। जैसे कि अलमीरा हमारी खराब ना हो, ग्रिल हमारी खराब ना हो, और जो भी मटेरियल हमारा आयरन के साथ बना हुआ वो खराब ना हो, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कोरोजन को रोकने के लिए। पहली बात तो कोरोजन समझना चाहिए हमें है क्या, कि ये किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड की वजह से। अब यहां पे ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन का मतलब था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है, ये रहा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कब हुआ, जब ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होगी तो मतलब हमारे पास क्या होगा, कोरोजन होगा। डेली लाइफ की एग्जांपल है हमारे पास आयरन का जंग लगना, आयरन की चीजों के ऊपर जंग लगना, वो ब्राउन ब्राउन चेंज होने लग जाता है, ठीक है। तो जब भी आपके पास आयरन की चीज खराब हो रही होगी, वो वहां पे हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीडेशन का इफेक्ट पड़ रहा है। एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आपने देखा होगा वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मूवीज में देखा होगा, ठीक है। तो वो आज क्या है, ग्रीन कलर में है। आज का जो उसका कलर है वो ग्रीन कलर है, लेकिन एक्चुअल में वो ग्रीन कलर नहीं था। क्यों, क्योंकि वो किसका बना हुआ है, कॉपर मेटल का बना हुआ है। तो कॉपर मेटल की जो अपीयरेंस होती है वो गोल्ड कलर की तरह में दिख रही होती है, ठीक है। सो ये चेंज क्यों हो गया, किसकी वजह से चेंज हुआ, ऑक्सीडेशन की वजह से चेंज हुआ। क्योंकि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो किसके पास है, कोस्टल एरिया के पास है, मतलब समुद्र के पास है। तो वहां पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, नमी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर के साथ। तो वहां पे क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर ऑक्साइड की लेयर होगी उसकी क्या होगा, जो इसका गोल्डन एक्चुअल में जो रियल कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में। हमारे घर पे भी बहुत सारे बर्तन होते हैं कॉपर के, जो पीतल के बर्तन होते हैं,
कुछ टाइम के बाद आप देखोगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। अब हमें क्या करना है, इस कोरोजन को रोकना है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस? सो प्रिकॉशंस क्या होगी, कलर करो, ठीक है, या ग्रीस के साथ उसकी लेयर बना दो, उसके ऊपर आयरन कोट के उसकी कोटिंग कर दो, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन होती है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, जो हमारी टैप वाटर जहां से पानी आ रहा है, जो हमारी जितनी भी टैप्स हैं उसके ऊपर ना सिल्वर कलर का आपको दिख रहा होगा कि कलर किया होता है। एक्चुअल में वो गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं उसको। मतलब वहां पे कोटिंग की होती है जिंक मेटल की, लिक्विड फॉर्म में इसकी कोटिंग की होती है, इसीलिए वजह से हमारा जो टैप है वो खराब नहीं होती। सो ये हमारे पास क्या है, या तो उसको कलर कर दो, पेंट कर दो, ठीक है, ग्रीस कर दो, उसके ऊपर ग्रीस की लेयर लगा दो, या फिर जिंक की लेयर से कोटिंग कर दो। सो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को बचा सकते हैं, ठीक है। और इसका फर्दर जो डिटेल में पार्ट होगा ना, वो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पे मेटल और नॉन मेटल होगा। सो हमारा लास्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, सो ये वर्ड रेंसिड से मिला हमें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंसिड? इसका मतलब है स्मेल, मतलब कोई चीज खराब होना। स्मेल किसकी? स्मेल ऑफ फूड, खाने की स्मेल। खाने की स्मेल कब हमें आती है, जब या तो वो बहुत अच्छा बन रहा है, खुशबू आ रही है, या फिर वो सड़ चुका है, मतलब उसमें से क्या हो, चीजें गल चुकी हैं और उसमें से गंदी जो है बदबू आ रही है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से आ रही है? ऑक्सीडेशन की वजह से। कैसे? हम क्या करते हैं, घर पे ब्रेड लेके आते हैं, ठीक है, वो ब्रेड हम खाते नहीं है, कुछ दिन वो ऐसे ही उसका पैकेट खोल के रख देते हैं, वो वैसे यहाँ पे ओपनली पड़ी होती है। तो जब हम 3-4 दिन के बाद देखते हैं ना, तो उसके ऊपर क्या आ जाती है, फंगस लग जाती है, मतलब फंगी लग जाती है। तो उससे क्या है, हमें पता लगता है कि वहां पे स्मेल आ रही है। वो स्मेल की वजह कौन है? एक्चुअल में ऑक्सीडेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास चिप्स का एक पैकेट है, वो चिप्स के पैकेट को मैंने आधा खाया और बाकी खुला हो छोड़ दिया, ना मैंने फ्रिज में रखा, ना मैंने किचन में किसी भी बॉक्स में रखा या कंटेनर में रखा। तो आगे अगले दिन मैंने देखा कि उसमें से स्मेल आने लग गई है। किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से। जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट हो रही है ना, तो वहां पे जो मॉइस्चर है, वहां पे जो नमी है, वो उसको खराब कर देती है। सो खाना स्पॉइल होने की वजह कौन है? ऑक्सीडेशन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि मान लो मेरे पास पिकल का कोई कंटेनर है, उसके जो उसकी लिड है मैंने खोल के रख दिया, ठीक है, एक बर्तन को खोल के रख दिया। जब मैंने खोला तो 2-3 दिन के बाद देखा कि उसकी खुशबू पहले 2 दिन कुछ और थी, बाकी वाले 2 दिन कुछ और थी, ठीक है। वो जो बाकी वाले दिन थी वो बहुत बेकार थी खुशबू। तो मतलब वो हमारा जो पिकल था वो क्या हो चुका था? स्पॉइल हो चुका था। किसकी वजह से? एडिशन की वजह से। एडिशन किसकी? ऑक्सीजन की। सो अगर हमें रेंसिडिटी की प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट यूज करने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करने चाहिए, ठीक है। बताता हूं ये क्या है। उसके बाद हमें जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं वो यूज करने चाहिए, एयर टाइट कंटेनर यूज करने चाहिए, ताकि हवा ना जाए, एडिशन किसकी ना हो? ऑक्सीजन की ना हो, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या है कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं हम हमारे जो खाने वाली चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? ऑक्सीजन से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि हमारी जो खाने वाली चीजें हैं उसको क्या करो? रेफ्रिजरेटर में रख दो, फ्रिज में रख दो, ठीक है। तो ये हमारे पास 3-4 पॉइंट्स हैं कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर का यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट, जो हमारे चिप्स वाले पैकेट होते हैं ना, जब वो बंद होते हैं उसमें गैस यूज की जाती है, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करती है? हमें
जो हमारा खाना है उसको खराब नहीं होने देती और अच्छे से वही खाना एज इट इज हमें मिल जाता है। सो ये हमारे पास प्रिकॉशंस हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, एयर टाइट कंटेनर को यूज करो और रेफ्रिजरेटर में खाना रख दो, और नाइट्रोजन जो गैस है वो यूज करो हमारे खाने को बचाने के लिए। सो अभी हमारे पास जो इफेक्ट्स थे वो किसकी वजह से थे? ऑक्सीडेशन की वजह से। कौन कौन से इफेक्ट्स थे? कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाएगा ताकि आप फर्दर रिएक्शंस को समझ पाओ। और अभी तक हमने जितना भी टॉपिक किया वो इलेबोरेशन के साथ किया, और हमने डेली लाइफ की जो क्या थी हमने एग्जांपल्स ली और उनको अच्छी तरह से समझा। मैं यही चाहता हूं कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो चेंज हो जाए पहले से अब की बार। कैसे कि हम पहले देखते थे कि खाना खराब हो रहा है, छोड़ दिया, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या था? ऑक्सीडेशन रीजन था। ठीक है, वहां पे एडिशन ऑफ क्या था? ऑक्सीजन था। सो ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं साइंस को समझने के लिए। हमारे जो सराउंडिंग में, हमारे जो डेली रूटीन में जो जो चीजें हो रही हैं उनको समझने के लिए। सो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट डन है। ऑलमोस्ट डन मतलब कि आपके जब भी क्वेरीज आएंगी उसका मैं आंसर देता जाऊंगा। जो आपका क्वेरीज हैं वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है वीडियोस में, वहां पे आप रिएक्शंस का या कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको साथ के साथ आंसर देता जाऊंगा। एक टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला है, उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा मैं ताकि आपको वो टॉपिक समझ आ जाए। और आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा ये चैप्टर और आ भी गया होगा। सो हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है। सो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे केमिस्ट्री का ही, वो हमारा है एसिड बेस। ठीक है, वहां पे हम और अच्छी बातें करेंगे, लेकिन आपको अच्छी बातें याद रखनी है। अच्छी बातें याद रखोगे तभी हम मार्क्स अच्छे ले पाएंगे। और क्वेश्चंस मैं साथ के साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, आप पूछोगे जब भी आपके आंसर्स मिलते जाएंगे। अभी तक आपने बहुत सपोर्ट किया इस चैनल को, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज इसी तरह से सपोर्ट करते रहना, शेयर करते रहना और सब्सक्राइब कर देना जो भी नए पर्सन इस चीज को देखें या इस वीडियो को देखें, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो आ रही है तब पता लग जाए। और प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।